हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। गाइस, जैसा कि आप जानते हो हम क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं और इसमें हम अपने 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 6 चैप्टर के भी आप 3 पार्ट बन चुके हैं वीडियो के। और आज की जो ये वीडियो है इसमें आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही टॉपिक रहता है। तो अध्याय 6 क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है ये, ठीक है। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो एक लाइक करने में क्या जाता है, तो एक लाइक और शेयर कर दिया करो ताकि मेरे चैनल को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिले और मेरा भी मन करे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का, ठीक है। तो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है जिसमें हमने पढ़ा एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं, और ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि जो आपके भाई अपक्षय है, वेदरिंग है, वो क्या होता है, और अपक्षय के बारे में डिटेल से पढ़ा। तुषार अपक्षय, हिमनद अपक्षय, कार्बोनाइजेशन क्या होता है, जलयोजन क्या होता है, विलयन सॉल्यूशन क्या होता है, भौतिक अपक्षय में कैसे कौन से प्रोसेस शामिल किए जाते हैं, केमिकल वेदरिंग में कौन से आते हैं, साल्ट वेदरिंग में कौन से आते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें अपक्षय का महत्व क्या है, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको मास मूवमेंट के बारे में पढ़ाया कितने टाइप का होता है, और उसके अलावा लैंडस्लाइड भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, भूस्खलन क्या होता है, कैसे होता है, अपर्दन और निक्षेपण भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास और ये वीडियो शुरू होने जा रही है, आज की जो वीडियो ये आपकी शुरू होगी मृदा निर्माण से। तो आज की वीडियो में हम करेंगे सबसे पहले मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी को बनाने वाले कौन से तत्व हैं। आप सभी मिट्टी को देख चुके हो, ठीक है, आप सबको पता है मिट्टी कैसी होती है कैसी नहीं होती। इसमें ये तो वो है ही नहीं कि आपको ना पता हो कि मिट्टी कैसी होती है। तो हम सभी मिट्टी के अनुभव को जानते हैं, हमारे कपड़ों पर लग जाती है तो गंदे भी हो जाते हैं, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मिट्टी। अब यहाँ पर जो मिट्टी है, यहाँ पर मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार क्या होता है, मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार जो मिट्टी है धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है, यानी जो हमारे नेचुरल जो एलिमेंट है उन सब का मिला जुला रूप है मिट्टी। इसमें आपके जीवित और मृत दोनों पदार्थ होते हैं। मिट्टी में जीवित भी होते हैं जैसे केचुआ वगैरह और भी दुनिया भर के जीव जंतु होते हैं छोटे छोटे, और मृत भी होते हैं, ठीक है। और ये सभी क्या करते हैं, पौधों को पोषित करते हैं और पौधों की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। मिट्टी को अगर हम बात करें, एक गत्यात्मक माध्यम है क्योंकि इसमें बहुत सारी आपकी क्रियाएं चलती रहती है, केमिकल है, फिजिकल है, बायोलॉजिकल है, तो सारी क्रियाएं सारा प्रोसेस इसमें होता रहता है। मिट्टी अपक्षय या अपकर्ष का परिणाम है। अपक्षय, आप देखो यहाँ पे अपक्षय वर्ड आया, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आपको पता ही नहीं होगा वेदरिंग क्या होता है। यानी अपक्षय के द्वारा चट्टान अपने ही स्थान पर टूटने फूटने लगती है, और जब वो चट्टान बारीक बारीक टूट जाती है तो जब वो बहुत ही बारीक कणों में बदल जाएगी तभी तो आपकी मिट्टी बनेगी। तो ये एक परिवर्तनशील यानी ये प्रोसेस चलता रहता है और डेवलपमेंट से परिपूर्ण है। बहुत सारी विशेषताएं हैं, मौसम के अनुसार मिट्टियों की बदलती रहती है। कोई मिट्टी शुष्क होती है, कोई आर्द्र होती है, कोई आपकी ठंडी होती हैं, तो अलग अलग टाइप की मिट्टी है। जैसे इंडिया की ही बात करें तो हमारे भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं। मिट्टी का रसायन, उसमें जैव पदार्थों की मात्रा, पेड़ पौधे, प्राणी जात, तापमान, नमी सभी मौसम के साथ साथ और समय अवधि के साथ बदलते रहते हैं। जहाँ पर भाई अगर मान लो आपकी गर्मियाँ हैं तो मीठी जो मिट्टी होगी वो सूखी सूखी सी होगी, ठीक है। अगर आपकी बारिश का मौसम है तो मिट्टी गीली होगी, आपकी सर्दियाँ हैं तो मिट्टी आपकी और तरह की होगी। तो इस तरीके से हर अवधि में हर मौसम प्रभावित करता है मिट्टी को। जो मिट्टी है जलवायु की दिशाओं, भू आकृति और वनस्पतियों के साथ अनुकूलित होती है। जैसी जलवायु वैसी मिट्टी, जैसी भू आकृति, जैसे मान लो कोई पर्वतीय इलाका है तो वहाँ पे पर्वतीय मिट्टी होगी, और जैसी वनस्पति, मान लो बहुत बड़े बड़े वन है, ऐसे वन है जो जहाँ पर सूर्य की रोशनी नीचे भी नहीं जा पाती यानी सदाबहार वन, तो उस एरिया में आपकी मिट्टी कैसी होगी, दलदली टाइप की। तो जैसी आपकी वनस्पति वैसी मिट्टी, भू आकृति और जलवायु। तो नियंत्रित दशाओं में जो मिट्टियाँ हैं वो बदलती रहती हैं और आंतरिक रूप से भी मिट्टियाँ बदल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन यानी मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती हैं। अपक्षय ही परिवार ही मिट्टी निर्माण का मूल निवेश होता है। यानी जो ये प्रोसेस शुरू होता है ना मिट्टी के निर्माण का, ये कहाँ से शुरू हो जाता है, अपक्षय के द्वारा। अपक्षय वेदरिंग, जब चट्टानों को अपने स्थान पर केमिकल या आपके बायोलॉजिकल या फिजिकल तौर पर प्रोसेस के द्वारा तोड़ा जाता है। सर्वप्रथम
अपक्षयित परिवार और लाए गए पदार्थों के निक्षेप बैक्टीरिया और अन्य निकृष्ट पौधे जैसे काई है, लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और इन सब के द्वारा आपकी चीज़ें ऐड की जाती हैं। और भी छोटे छोटे जीव भी होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, ठीक है, वो भी मिट्टी में ही होते हैं। और जीव और पौधों के मृत जो अवशेष होते हैं वो ह्यूमस को इकट्ठा करने में सहायक होते हैं। ह्यूमस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मिट्टी में। तो प्रारंभ में गौण घास और फंस की वृद्धि हो जाती है और बाद में पक्षियों और वायु द्वारा लाए गए बीजों से पेड़ उग जाते हैं, झाड़ियाँ उगने लग जाती हैं, पौधों की जड़ें आपके नीचे तक घुस जाएंगी। बिल बनाने वाले जो जानवर हैं, ठीक है, या जो बिल बनाने वाले जानवर है वो क्या करेंगे, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर ले आते हैं। और इन सभी से क्या होता है, तो ये सारा प्रोसेस कहीं ना कहीं मिट्टी के पदार्थों से ही जुड़ा है और इन पदार्थों को छिद्र में और स्पंज की तरह हो जाता है। अब क्या होगा, ये यानी स्पंज इसमें पानी धारण करने की क्षमता हो जाती है और वायु भी इसके अंदर घुस जाती है और इसकी वजह से क्या होगा, खनिज और जीव उत्पाद सभी मिलकर आपस में किसका निर्माण करेंगे, मिट्टी का निर्माण करते हैं। सिंपली बात में समझ गए। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, पैडालोजी क्या है। पैडालोजी आपकी मृदा विज्ञान है और पैडालोजिस्ट एक मृदा वैज्ञानिक होता है। ये आपके पीजीटी लेवल पर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मृदा निर्माण को क्या कहते हैं, पैडालोजी, याद रखना। नेक्स्ट आता है जो मिट्टी का निर्माण होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो 5 मूल फैक्टर्स हैं जो मिट्टी को प्रभावित करते हैं या मिट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं। सबसे पहले चट्टाने, चट्टाने नहीं होगी तो टूटेगी नहीं, तो बारीक कण नहीं होंगे तो मिट्टी कैसे बनेगी। सेकंड, सतलाकृति, कैसा फीचर्स हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं या प्लेन एरिया है, ये चीज़ भी। थर्ड, जलवायु, जलवायु भी प्रभावित करती है, मैंने अभी बताया, गर्म जलवायु में आपकी मिट्टी शुष्क और ठंडी में आपकी नम। जैविक क्रिया यानी बायोलॉजिकल, जैसे पशु पक्षी हैं या पेड़ पौधे हैं, उनके गलने सड़ने से मिट्टी बनती हैं। बिलकारी, जो बिल में रहते हैं जानवर, वो अंदर खोद के बाहर की अंदर की मिट्टी को बाहर ला के डाल देते हैं, तो इस तरीके से मिट्टियाँ। और टाइम का तो इम्पोर्टेंट रोल है ही, टाइम तो लगता ही हर चीज़ में। तो मिट्टी निर्माण कारक संयुक्त रूप से ये सारे के सारे कारक क्या करते हैं, आपस में काम करते रहते हैं और एक दूसरे के कार्यों को भी प्रभावित करते हैं और इन्हीं चीज़ों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा फैक्टर इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या होता है, ये एक सक्रिय यानी एक्टिव है, एक्टिव फैक्टर है मिट्टी के डेवलपमेंट में। जलवायु व तत्वों में सबसे प्रमुख है जलवायु। प्रवणता है, वर्षा है, वाष्पीकरण की बारंबारता है, उसकी अवधि है और आर्द्रता। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी यानी वायु में नमी। तापमान में मौसमी या दैनिक भिन्नता, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, वही सारी चीज़ें हैं जो आपके मिट्टी को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट आता है मूल पदार्थ या शैल यानी पेरेंट मटेरियल। पेरेंट यानी मूल, यानी जहाँ से मिट्टी बनी है। तो मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रित कारक होता है, ये डीएक्टिव होता है, ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। जो मूल शैल होती है, चट्टान होती है, वो कोई भी तद स्थान या उसी स्थान पर अक्षयित शैल, मलबा या लाए गए निक्षेप से हो सकती हैं। सिंपल है, जो मूल चट्टान है वो वहाँ पर कैसे आई, वो किसी भी तरीके से आ सकती है, ठीक है। और वो चट्टान जब टूटेगी तो उसमें मलबे का जो आकार होगा, उसके बाद मलबे के कणों का जो अलग अलग शेप होगी, उन सभी के संयोजन से, उन सभी के निक्षेप से, जमाव से क्या बनेगी, खनिज और रासायनिक संयोजन होगा। और फिर उसके बाद हमारी जो वो मूल चट्टान थी, उसकी जो नेचर थी, उसकी दर थी, उसकी गहराई, मोटाई, ये सारे के सारे फैक्टर कहीं ना कहीं मिट्टी को प्रभावित करते हैं। तो समान आधार शैल पर मिट्टियों में अंतर हो सकता है, ठीक है। अगर 2 अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं तो उन दोनों चट्टानों से बनने वाली मिट्टी भी आपकी अलग अलग प्रकार की होगी। और परंतु जब जो मिट्टियाँ होती है वो बहुत यंग होती हैं, जब बहुत यंग होती हैं मिट्टी तो पर्याप्त परिपक्व नहीं होती और मिट्टी और मूल शैलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। तो जैसी चट्टान वैसी मिट्टी। तो कुछ चुना क्षेत्रों की बात करें तो अपक्षय प्रक्रियाएं विशिष्ट और विचित्र होती है और मिट्टियाँ मूल सेंस से संबंध। सिंपल सी बात है भाई, जो आपकी चट्टानें होंगी ना, जहाँ पर जैसी चट्टानें वैसी मिट्टी। और जो चट्टानें होती हैं उन पर अपक्षय के कारक अपना काम करते हैं, जिसकी वजह से वो चट्टानें टूटने लगती हैं, फिर
धीरे धीरे और बारीक कणों में टूट जाती हैं और टूटते टूटते बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है सतलाकृति या उचावच यानी टोपोग्राफी। मूल शैल की भांति सतलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है, निष्क्रिय डिएक्टिव। सतलाकृति मूल पदार्थों के आच्छादन और अनावर्त होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है। सतलाकृति धरातलीय और उपसतही अपरवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थ के संबंध में भी प्रभावित करती है। तीव्र ढलानों की बात करें तो जो मिट्टी होती है वो थिन होती है यानी पतली, ठीक है, छिछली, और स्पाट यानी आपके जो स्पाट उच्च क्षेत्रों में जो मिट्टी होती है वो थिक होती है, गहरी होती है, मोटी होती है। निम्न ढालों की जहाँ आपका अपर्दन बिल्कुल मंद होता है, निम्न ढालों पर यानी स्लोप बिल्कुल ऐसा होगा जेंटल टाइप में, और जल का जो श्रवण होता है वो भी अच्छा रहता है, परकोलेशन, और जो मिट्टी निर्माण होती है वो बहुत अनुकूल होता है। स्पाट और समतल क्षेत्रों में हम ज़्यादातर देखते हैं हमारी चीका मिट्टी हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना, जैव पदार्थ एक जगह आकर स्पाट एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे मिट्टी का रंग भी गहरा काला हो जाता है। मध्य अक्षांशों की बात करें तो वहाँ पर आपके जो सूर्य है वो जब दक्षिण की ओर जाता है तो सूर्य की किरणों से ढलानों पर जो वनस्पति हैं और जो मिट्टी हैं उनकी दशा अलग अलग होती हैं। उत्तर की बात करें तो वहाँ पर ठंडे और नम्न दशाओं वाले ढालों पर यानी अलग अलग एरिया में, अलग अलग पर्वतीय ढलानों में, अलग अलग समतल एरिया में आपकी अलग अलग टाइप की मिट्टी होती हैं। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ यानी जैविक क्रियाएँ। तो जैविक क्रियाएँ भी कहीं ना कहीं मिट्टी को प्रभावित करती हैं। तो इसमें जैविक क्रियाओं में तो जीव जंतु या पेड़ पौधे आएंगे, तो वनस्पति आवरण और जीव जो मूल पदार्थों पर आरंभ और बाद में विद्यमान रहते हैं। मिट्टी में जो भी जैव पदार्थ होंगे, जो भी नमी धारण करने की क्षमता होगी, जो भी नाइट्रोजन होती है, उन सबको जोड़ने में सहायक होते हैं वनस्पति आवरण और जीव। जो मृत पौधे हैं वो मिट्टी में सूक्ष्म विभाजित होकर जैव पदार्थ यानी ह्यूमस प्रदान करते हैं। यानी कोई पौधा है उसको कुछ हो गया, वो सूख गया, तो सूखने के बाद उसकी पत्तियां, टहनियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं टूट टूट कर मिट्टी में मिलकर उसे ह्यूमस प्रदान करते हैं। कुछ जैविक अमल जो ह्यूमस बनाने की अवधि में निर्मित भी होते हैं, मिट्टी के मूल पदार्थों के खनिजों के वियोजन में भी सहायता करते हैं, ठीक है, यानी खनिजों को भी मिट्टी में ऐड करने में सहायता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी और गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को भी दर्शाती है। अगर बैक्टीरिया वाले हैं तो भी, तो ठंडी जलवायु में ह्यूमस इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि वहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। उपार्कटिक और टुंड्रा जो कि आपकी ठंडी जलवायु, उनमें निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थों के साथ पिट के संस्तर, पिट भी एक मिट्टी है, पिट के संस्तर विकसित हो जाते हैं, ठीक है। और आर्द्र, उष्ण और भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि और क्रियाएं आपकी सघन होती हैं, और जो मृत वनस्पति होती है वो शीघ्रता से ऑक्सीकृत भी हो जाती है। यानी मृत वनस्पति होती हैं उसका ऑक्सीकृत हो जाता है मिट्टी के अंदर, और जिससे मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा है वो बहुत कम भी रह जाती है कई बार ऑक्सीकृत होने की वजह से। बैक्टीरिया और मिट्टी के जो जीव है हवा से गैस या नाइट्रोजन प्राप्त करके उसे रासायनिक रूप में बदल देते हैं, और जिसे पौधों द्वारा बाद में यूज किया जाता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन निर्धारण। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है। राइजोबियम जंतु वाले पौधों की जड़ ग्रंथिका में रहता है, यानी पौधों की जो जड़ होती है उसमें रहता है, ग्रंथिका में, जड़ वाली ग्रंथिका में राइजोबियम एक बैक्टीरिया जो कि होस्ट पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है, ठीक है। चींटी है, दीमक है, केंचुए हैं, ये सारे जीव हमारी मिट्टी में होते हैं और इन सब का महत्व होता है मैकेनिकल तौर पर, परंतु मिट्टी निर्माण में ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये मिट्टी को बार बार ऊपर से नीचे करते रहते हैं। केंचुए मिट्टी खाते हैं और उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन और रसायन दोनों बदलता जाता है। कहीं अगर हम बात करें तो जो केंचुए होते हैं उसे किसान का मित्र भी कहते हैं। वो इसलिए तो कहते हैं क्योंकि मिट्टी का रिसाइकल करते रहते हैं केंचुए। नेक्स्ट आता है टाइम। टाइम भी ऑल्सो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज क्योंकि मिट्टी निर्माण में काला अवधि ये तीसरा महत्वपूर्ण कारक आता है। मिट्टी निर्माण प्रक्रिया के प्रचलन में लगने वाला जो समय है उसकी अवधि है मिट्टी की परिपक्वता और उसकी प्रोफाइल का विकास निर्धारण करती है। एक जो मिट्टी होती है तभी परिपक्व होगी जब उसकी सभी जो क्रियाएं हुई हैं, जो प्रोसेस हुआ वो लंबे काल तक पूरा प्रोफाइल में काम करता हुआ, डेवलपमेंट करता हुआ आगे चलता रहे। थोड़े समय पहले
निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टिल से विकसित जो मिट्टियां हैं तरुण युवा मानी जाती है, यंग मानी जाती है। उनमें आपके होरिजोन का भी अभाव होता है, यानी जो आपके होते हैं ना ये कै संस्तर है, ख संस्तर है, आपने मिट्टी वाला डायग्राम देखा होगा तो उसमें 3-4 संस्तर होते हैं, तो उनका भी अभाव पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी या हिमानी तल से विकसित मिट्टियों में। संपूर्ण परिप्रेक्ष्यों में अगर हम बात करें तो मिट्टी के विकास और उसकी परिपक्वता के लिए कोई स्पेसिफिक आपकी काला अवधि नहीं है। ठीक है, तो ये थे भाई आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ कारक जो कि मिट्टियों को प्रभावित करते हैं। तो आपने सारे के सारे देख लिए हैं। मिट्टी निर्माण के कारक में हमने जलवायु डिटेल में पढ़ा, मूल पदार्थ और चट्टानों को पढ़ा, सतलाकृति, ऊंचावच, जैविक क्रियाएं और उसके साथ टाइम पीरियड को भी पढ़ा, और प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है, किस तरीके से मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी क्या है। तो भाई यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर नंबर 6 है ये कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 था पर इसके 4 पार्ट बने हैं वीडियो के, क्योंकि ये काफ़ी वाइड चैप्टर था और टॉपिक भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा थे, तो थोड़ा ध्यान से करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। वैसे भी क्लास 11 और 12 दोनों की एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। DSSB का एग्जाम ले लो, आप HTET ले लो, अभी आगे आने वाला है, CTET ले लो, आगे होने वाला है। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।